नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं बिजनेस टाइकून आवाज। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का मिनी बजट कहा जा सकता है वो पेश कर दिया है, जिसमें वैसे तो कोई खास बात देखने को नहीं मिली है, लेकिन कुछ चर्चाएं ऐसी हुई हैं जिन पे सरकार ने विशेष ध्यान दिया है, चाहे वो युवा वर्ग के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, हमारे किसानों के लिए हो। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है श्री कंवर कुमार गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पल्लवी जी, धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश का बजट है और सर एक बिजनेसमैन भी हैं, उसके ज़रिए हम बजट को लेकर इनसे कुछ चर्चा करेंगे। सर, जिस तरह से सरकार ने बजट तो पेश कर दिया है, लेकिन एक मिनी बजट इसको कहा जा रहा है क्योंकि चुनाव है। चुनावी माहौल से पहले जिस तरह से बजट का अनावरण किया गया है, उसमें महिलाओं को लेकर, किसान को लेकर और युवाओं को लेकर जो बातचीत कही गई है, कैसे देख रहे हैं पूरे बजट? देखिए, अभी तक मोदी सरकार में ये 10वां बजट है, इंटरिम बजट कहिए या प्री इलेक्शन बजट कहिए। देखो, जनरली देखने को ये मिला गया है, जब से ये सरकार आई है तब से इनका जो अधिकतम जो ध्यान है देश के युवा शक्ति पर, महिला पे और गरीबों को अपलिफ्ट कैसे किया जाए, गरीबों को मकान कैसे दिए जाएं और घर घर जो है भारत में हर नागरिक का विकास कैसे किया जाए, सबका साथ सबका विकास ये कैसे किया जाए, सबका साथ हमेशा पूरे भारत को कैसे मिले और युवाओं को ताकत कैसे मिले, युवाओं की जो एनर्जी है वो कैसे सदुपयोग में लाई जा सकती है, ये इस बजट में भी देखने को मिली। और वुमेन एम्पावरमेंट की बातें जो पहले की जाती थी, इनकी सरकार में हमें रिजर्वेशन के ज़रिए कहिए पार्लियामेंट में हर तरीके से गरीबी रेखा में जैसे फार्मर्स हैं उनके द्वारा जीडीपी बढ़ाने की बात कहिए, क्योंकि इनका जो आइडिया है कि किसान ही हमारी देश की अर्थव्यवस्था में मुख्य सहयोग दे सकते हैं। फार्मर्स पे भी ये लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देने की इस बजट में बात कर रहे हैं पल्लवी जी। महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि उनकी योजनाएं जो पहले से चल रही हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, रोजगार देने के लिए, हर महिला को सशक्त बनाने के लिए इस सरकार का सहयोग रहता है। और इस बजट में भी जिस तरह से पहले की योजना चल रही है, लखपति कहा जा रहा है, वो कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत सुंदर योजना है हर महिला के लिए, क्योंकि महिला सशक्तिकरण किसी भी देश को विकास में ला सकती है, ये मेरा मानना है। क्योंकि हम किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को हम ठुकरा नहीं सकते, नकारात्मक नहीं कर सकते। हम भारतवासियों को, जो मोदी सरकार जी की सरकार चल रही है या महिला सशक्तिकरण की जो बात है, ये मेरे मिशन में बहुत अच्छी है और जो सरकार भी इस पर कार्य कर रही है। महिला सशक्तिकरण के बिना कोई भी देश हो वो अधूरा है और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, जैसे आपने कहा, मैं तो चाहता हूं कि 1 लखपति क्या, ये महिलाओं को अधिकतम सुरक्षा मिले। 1 लखपति से 10 लखपति, 10 लखपति से महिलाएं करोड़पति, क्योंकि महिलाएं इतनी सुंदर भूमिका भारत के निर्माण में बना सकती है। और आज तक आप देखिए, कोई भी कार्य क्षेत्र रहे हो, चाहे युद्ध भूमि से लेके क्या रानी लक्ष्मीबाई से देखिए, हर चीज़ में इनका सशक्तिकरण अनिवार्य है। और जो आपने प्रश्न किया पल्लवी जी कि लखपति देवी योजना, ये बहुत उपयोगी रहेगी और स्त्री को आत्मनिर्भर बनाना, ये भारत की मंशा पहले से थी और ज़्यादा तेज़ी से पकड़ी है, ये होना चाहिए। और महिला सशक्तिकरण में ये बहुत काम आएगी। हम बात करें युवाओं की, तो युवा के लिए ज़्यादातर उन्होंने ध्यान दिया है डिजिटलाइजेशन के ऊपर भी और उनकी स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया गया है। स्किल्स डेवलपमेंट जिस तरह से एंटरप्रेन्योर के माध्यम से जो सेटअप करना चाह रहे हैं, बिजनेस के तरफ देख रहे हैं, उनको लोन देने की बात कही जा रही है। सरकार की ये भी कहीं ना कहीं कोशिश है।
इस बजट के दौरान आगे आने वाले समय में, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे? पल्लवी जी, निश्चित तौर पे जहाँ तक आपने डिजिटल इंडिया की बात की है, युवाओं के लिए डिजिटल की बात की है, हमें ये मिशन जब समझ में आ गया था, जब पहली बार 86 या 85 में कंप्यूटर भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो तब से हमें ये लगा कि आज हमें दूसरे देशों से कनेक्टिविटी बढ़ानी है, व्यापार क्षेत्र को बढ़ाना है, अपने व्यवसाय को बढ़ाना है और इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए लेन देन सब ट्रांजैक्शंस आप जितने डिजिटल में करते हैं वो सबके लिए उपयोगी होता है। सरकार का मैकेनिज़्म भी कम यूज़ होता है, युवाओं को भी ताकत कम लगानी पड़ती है और बिजनेस में ग्रोथ के लिए डिजिटल इंडिया सबसे सुलभ रास्ता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि कोई भी पैरेलल इकोनॉमी जो चलती है वो उससे देश की इकोनॉमी को भी नुकसान होता है, ना जीएसटी मिलता है, ना इनकम टैक्स मिलता है, तो युवाओं को इससे गलत रास्ता मिलता है। तो डिजिटल इंडिया होना बहुत ही ज़रूरी है। बैंक हो, चाहे आप आजकल फ़ोन पे करो, गूगल पे करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आज हर जगह छोटे से छोटे दुकानदार, मोदी सरकार ने छोटे से छोटे दुकानदार को पेटीएम ये माध्यम पहुंचा दिया है ताकि आप सब्जी भाजी भी आराम से खरीद सकें। दूसरा क्वेश्चन आपने ये किया कि डिजिटल इंडिया के बाद इनको स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। जैसे आपने बैंक लोन की बात की, जैसे ही इनका पैसा इधर उधर से हट के बैंकों में आएगा तो बैंकों को भी ये लगेगा इनके पास में कैश फ्लो है, अदरवाइज आपकी जेब में कैश कितना है किसी को नहीं पता लगेगा। आपके बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन होगी तो बैंक को भी ये पता लगेगा कि ये आदमी साल में 10 लाख या 20 लाख की, बैंक में 5 लाख की बैंक ट्रांजैक्शन करता है, तो बैंकों के इसकी ट्रांजैक्शन के आधार पर उनको लोन देने में भी आसानी होगी और ताकि वो अपना कोई निश्चित व्यवसाय भी कर सके और निश्चित अपना कोई आइडिया भी सेट कर सकें। क्योंकि डिजिटल इंडिया में ही कैश मनी जो है वो बैंक में आता है और जो वैसे व्यापारिक करते हैं कैश पैसे का कोई अकाउंटिंग नहीं होती है, ना किसी बैंक को पता, ना किसी सरकार को पता, इसलिए लोन लेने में भी सबको दिक्कत आती है। आपने यहाँ पर इनकम टैक्स की बात की है, तो इनकम टैक्स में इस बार देखा गया है कि इनकम टैक्स के जो पेयर हैं वो बड़े हैं। इनकम टैक्स की माध्यम से जो सरकार को भी है वो कई फ़ायदा हुआ है और इसके लिए निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है उन्होंने टैक्स पेयर को धन्यवाद भी किया है कि उनका जो योगदान है वो सरकार के माध्यम से देश के विकास के लिए इस वक्त महत्वपूर्ण माना गया और उसमें विकास भी हुआ है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर कोई भी कंट्री है, ग्रोथ होती है वो पैसे से होती है। ऐसा नहीं है कि सरकार अकेली कुछ कर सकती है। देखिए, सरकार के पास पैसा कमाने का केवल एक मात्र साधन होता है कि वो अपने करदाताओं पे, चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, वो करदाताओं पे आधारित होती है। यदि करदाता ईमानदारी से टैक्स पे करता है तो देश की सुरक्षा, देश की एम्पावरमेंट, देश की ग्रोथ करने में बड़ी आसानी होती है। तो निर्मला सीतारमण जी ने एज ए वित्त मंत्री सबको इसलिए धन्यवाद किया कि आप लोग अपना करवा करते रहिए, टैक्स आप देते रहिए, सुरक्षा, शक्ति, भारत निर्माण, सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ मिलके हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। सब लोग टैक्स पे करें। सरकार के पास जितना अधिक से अधिक धन होगा सरकार निर्माण कार्य में लगाएगी और निर्माण कार्य सरकार का अपना नहीं होता। वो जैसे एक पुल बनाया तो पुल पे केवल सरकार थोड़ी चलेगी, लोग हजारों लाखों करोड़ों लोग चलेंगे, तो फ़ायदा किसको हुआ पल्लवी जी? लोगों को। ये अल्टीमेटली जो फ़ायदा पहुँचता है, आज हाईवे बने या इतने दिल्ली में आप देख रहे हैं जगह जगह ब्रिज बने, जो भी चीज़ बनती है टैक्स पेयर ने पहले टैक्स दिया, उसके बाद जो चीज़ बनी भारत निर्माण के काम आई, क्या केवल उसको सरकारें यूज़ करेंगी? नहीं, सड़क बनेंगी लोग चलेंगे, पुल बनेंगे लोग चलेंगे, हाईवे बनेंगे तो लोग चलेंगे। इकोनॉमी में देखिए, कोई भी कंट्री की जो सबसे बड़ी ग्रोथ लाइन होती है वो उसकी सड़कें होती है। जैसे हार्ट लाइफ लाइन जिसको आप बोलेंगे, ये हार्ट है, जिसकी हार्ट की सर्कुलेशन और वेंस की सर्कुलेशन
जितनी बढ़िया होगी उसका हार्ट बढ़िया होगा, उसी देश की निर्माण कार्य अच्छा होगा। तो उसी प्रकार से जैसे आपने टैक्स पेयर की निर्मला सीतारमण जी की बात की है, उन्होंने बहुत अच्छा औचित्य रखा है कि आज आपके पास सड़कें बन रही हैं, देश निर्माण कर रहा है। आप जैसे दिल्ली से बम्बई आप 12 घंटे में ट्रेवल कर सकते हो, जबकि पहले दिल्ली से बम्बई के बारे में जाना ही सोचना ही बड़ा मुश्किल था, ट्रेनों की टिकटें उपलब्ध नहीं थी। आज सरकार ने ये संसाधन क्रिएट कर दिए हैं कि आप 10 से 15 घंटे में बम्बई भी जा सकते हो, कलकत्ता भी जा सकते हो। तो ये टैक्स पेयर का जो धन्यवाद है, मैं भी करना चाहूँगा कि हे मेरे प्यारे भारतीयों, सभी लोग ईमानदारी से जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, सरकार का कोई भी टैक्स चाहे टीडीएस हो, बाकी ना रखें, ईमानदारी से पे करते रहें, ताकि सरकार भारत निर्माण में 140 करोड़ लोगों के निर्माण में वो लगाती रहे और देश के सभी भारतवासियों का, हम भारतीयों का इसमें फ़ायदा पहुँचे। हर भारतीय का निर्माण में सहयोग होगा, जिससे देश जो है बहुत विकास की तरफ जाएगा और इस विकास का फ़ायदा मंत्रियों या सरकारों को नहीं मिलेगा, हर भारतीय को उसमें जीने का आनंद आएगा। ये सब भारतीयों के लिए है। इस बजट के दौरान एक मुख्य बात जो सामने आ रही है वो ये है, जिस पे चर्चा अभी बनी हुई है कि 7 लाख की सैलरी वालों को अब टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ये जो सरकार का फैसला है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सरकारें ठीक सोचती हैं, क्योंकि हर साल सरकार 10-20 हज़ार 50 हज़ार से रिलैक्स बढ़ा देती है, क्योंकि सरकारें भी जानती है कि आज एक मध्यम घर का परिवार का खर्चा 50-60 हज़ार तो हो ही जाता है, 40 से 50 हज़ार से 60 हज़ार से। तो सरकारें भी सोचती हैं कि 6-7 लाख रुपए कमाने वाला क्या तो हमें देगा, क्या खुद कमाएगा। तो सरकारों का ये निर्णय बहुत अच्छा होता है पल्लवी जी, हर साल ये बढ़ा देते हैं, क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ती है, कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है। तो सरकारें उन्हीं लोगों को और प्रोत्साहन देने के लिए कि आप और कमाएं, ताकि आप भी टैक्स पेयर बने। और ये 50-60 हज़ार रुपये आज बड़े बड़े शहरों में एक मध्यम परिवार को चलाने के लिए एक उम्दा रकम भी है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो सरकारें सोचती है कि 5-7 लाख रुपए वाला कम से कम टैक्स की रिटर्न जरूर भरे, तो भले ही टैक्स ना दें। ऐसा नहीं कहा गया कि आपको रिटर्न फाइल भी नहीं करनी। रिटर्न फाइल आप चाहे 3 लाख पे करें, चाहे 2 लाख पे करें, चाहे 5 लाख पे करें, खाली सरकारों ने ये कहा है कि 7 लाख की इनकम तक टैक्स नहीं देना है, लेकिन रिटर्न फिर भी सभी को फाइल करना। क्योंकि आप खुद भी एक बड़े बिजनेसमैन हैं, आप देख सकते हैं कि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें उतार चढ़ाव बना रहता है, लेकिन पिछले जब साल में कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी पूरी तरह से, लेकिन इस बजट के दौरान अभी फ़िलहाल देखा गया है कि वो स्थिरता पे है और जो अर्थव्यवस्था है देश की, वो कहीं ना कहीं और देशों से बेहतर इस वक्त लग रही है। क्या मानना है आपका? देखिए, जहाँ तक मैंने सुना है, यूरोप की अर्थव्यवस्था, इंग्लैंड की अवस्था बिल्कुल कगार पे है खराब के। यूरोप में भी ऐसी हालत है खराब की। देखिए, हमारे भारतीयों का विज़न, हम लोग हमेशा से मेहनत करते आए हैं। हर भारतीय मेहनत करता है, मजदूरी करके भी खाना पसंद करता है। भारतीय जो है, हमारा जो है, हर प्रकार से कमा के खाना पसंद करता है। दूसरी कंट्री वालों को लगता है कि 2 दिन काम करो, 5 दिन मत करो। हम लोग सोचते हैं कि कमाना अच्छा होता है। तो ये देखने को मिला हमें 2020 और 21 के कोरोना काल में, जब लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे, तब भी लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग्स को इस सुंदरता के साथ बनाया हुआ था कि भले ही 2 साल उनके पास काम नहीं था, कुछ नहीं था, तो भी मैं नहीं सोचता ज़्यादा लोग इसमें डिस्टर्ब हुए होंगे, मैं नहीं कह रहा एक भी नहीं हुआ होगा, लेकिन मैक्सिमम लोग इसमें डिस्टर्ब नहीं हुए। और सरकारों की भी इतनी बढ़िया पॉलिसी थी कि एफसीआई के गोडाउन्स भरे होते थे, 2-2, 3-3 साल का हमारे पास अनाज की स्टॉकिस्ट होती थी। सरकारों ने भी बहुत अच्छा किया कि अनाज को इन्होंने उस समय लोगों तक, गोडाउन भी खाली कर दिए, लोगों तक पहुंचा दिया गया, ताकि कोई भी भारतीय जो है परेशान ना हो, खाने के लिए परेशान ना हो, रहने के लिए परेशान ना हो। आज भी मैं आपको बता दूं पल्लवी जी, 2-3 साल पहले गोडाउन सरकारों ने खाली किए गए थे। सरकारें इतनी मजबूती से चला रही है कि खाली करने के बाद भी धीरे धीरे बढ़ रही है, ये नहीं कि पहले फिर स्टॉक कर लो।
तो सरकारें बड़ी खूबसूरती के साथ काम करती हैं। 2-3 साल का हमारे पास अनाज स्टॉक भी होता है। और भारतीयों की खास बात यह है कि हम फूड आइटम्स अपने यहाँ उगा करके उस पर आधारित रहना चाहते हैं, ना कि हम किसी और अन्य आहार पर। सी फूड में हम नहीं ट्रस्ट करते। हम केवल और केवल भारत भूमि द्वारा दिया हुआ अन्न, उसी पर हम आधारित हैं। और भारत माता की भूमि इतनी बढ़िया है, कोई माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं रखेगी। मैं समझता हूँ कि भारत में रहने वालों को भारत की भूमि कभी भूखा नहीं रखेगी। अन्न के भंडार मिलेंगे, चाहे वो कोरोना काल की विपत्ति आई हो, चाहे ये 2-3 साल में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ हो। हमने दूसरे देशों से इसलिए ज़्यादा प्रगति की क्योंकि हम जो है आत्मनिर्भर हैं, दूसरों की तरह किसी के ऊपर में अधीन नहीं है। इस इंटरव्यू की शुरुआत में आपने कहा प्री इलेक्शन बजट, तो ये चुनाव से क्या फ़ायदा चुनाव में इस बजट से मिलने वाला है सरकार को, क्या मानते हैं? देखिए, प्री इलेक्शन बजट इसलिए दिया जाता है क्योंकि इलेक्शन से पहले एज पर इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है उसमें ऐसा बजट पेश नहीं किया जा सकता जिसकी वजह से कोई सरकार या सत्ता को उसका लाभ मिले। तो ये हमारे सरकारें जो है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन भी काम करती हैं और हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग भी काम करती है। और इलेक्शन को क्योंकि 2-3 महीने रह गए हैं, इसलिए सरकारें जो है ऐसा बजट भी पेश नहीं कर सकती कि वो बाद में निभा ना सके। इसलिए प्री बजट दिया जाता है कि हम ऐसा सोच रहे हैं। और बाकी यदि सरकार जैसे ये आती है तो ये अपने जो पिछले मुद्दे हैं, पिछले बजटों को, उसको ये कंटिन्यू करेंगे। ये इसको इसलिए इंटरिम बजट बोला जाता है। ये पूर्ण बजट जो है किसी भी सरकार का पूर्ण बहुमत दोबारा से आने के बाद फिर से एक बजट पेश किया जाता है। ये हमारे संविधान में। क्या अपेक्षाएं हैं आपकी आने वाली जो भी सरकार रहेगी उनसे बजट के दौरान और भारत के विकास के दौरान? किस तरह की अपेक्षाएं आप रख रहे हैं सरकार? देखिए, मैं मानता हूँ कि अब लोग, जैसे आपने डिजिटल इंडिया की बात की, इधर उधर की जो हम कोशिश कर रहे हैं, विकास की कर रहे हैं, तो लोगों में अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि सरकारें भी बहुत सहयोग दे रही है। यूथ भी जो है आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास युवा शक्ति बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि आने वाले कई साल, 100 साल हमारे भारत के उज्जवल भविष्य के हैं। और मैं ये कामना करता हूँ कि जो भी सरकार बढ़िया बजट देगी, भारतीयवासी, हम भारतीय उस प्रण को निभाएंगे और सरकार के निर्देशानुसार हम सब भारतीय उनके कार्यों को संपन्न करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आपने कई सारी अपनी जो इच्छाएं हैं और इस बजट को लेकर जो भी आपके मन में चीज़ें थी वो आपने हमसे साझा की है। इस बजट के दौरान आपको बता दें कि सरकार ने हेल्थ सेक्टर पे भी विशेष ध्यान दिया है। लड़कियों के लिए सर्वाइकल जो कैंसर है उसके लिए HPV इंजेक्शन योजना लाने की बात कही गई है। साथ ही साथ किसानों के लिए भी कई योजनाएं हैं जो आगे सरकार उस बजट में पेश करने वाली है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए बिजनेस साइकोनोवाज।